डकी की इस गिरफ्तारी के ऊपर कि ये डिजिटल दहशतगर्दों के ऊपर, डिजिटल दलालों के ऊपर एक बारिश का पहला कतरा है। पहले बेगम के साथ गिरफ्तारी हुई, फिर गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तारी हुई, अब एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए हैं। पहले जो 2 दफा गिरफ्तारी हुई है ना, वो उनकी तयशुदा गिरफ्तारियां थी। और यानी कि आपके कहने का मतलब है कि डकी भाई को ये पता था कि उन्होंने गिरफ्तार होना है और उन्होंने ये तो सोची समझी गिरफ्तारियां सेटल की हुई थी। फेक और 2 नंबर कॉल सेंटरों की भी सरपरस्ती करते थे। ये वो वाला जुआ नहीं है जो गड़ा होता था या पर्ची निकलती थी या कम सही है, ये वो नहीं है। ये सॉफ्टवेयर चलाता था जुए के। यूट्यूबर होते हुए आपको लगता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये कॉल सेंटर्स भी चलाएं, ये जुए भी खेलें? ये तो यूट्यूब से इतने पैसे। और इसमें बकायदा पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। इसमें बकायदा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर प्रूफ है। और यार एक 2 कोडी का 3rd क्लास किस्म का एक गंदी जबान बोलने वाला, लड़कियां नचवाने वाला, माँ बहन की गंदी गालियां निकलवाने वाला अंसर जट जिसका नाम पतलू है, वो कहता है कि मैं जो चैनल बना रहा हूँ वो इतने इतने लंबे बूटों वाले चैनल बना के दे रहे हैं मुझे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये हमारी नौजवान नस्ल की जड़ों को किस अंदरूने खाना नौजवान नस्ल तो इसकी वीडियोस देख कर उन्होंने भी तो ट्रेड शुरू की थी। इसके पीछे पता नहीं कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। डकी भाई जो कि गिरफ्तार हो गए हैं एयरपोर्ट से, आखिर क्या वजह बनी कि पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले बेगम के साथ गिरफ्तारी हुई, फिर गाड़ी चलाते हुए गिरफ्तारी हुई, अब एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद है यासिर शमून साहब जो कि ब्यूरो चीफ डेली सोशल पाकिस्तान है। इनसे जानते हैं कि आखिर असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मोमन आप कैसी? ठीक है, मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? बड़ा अल्लाह का शुक्र है सर। ये रोज़ बरोज़ एक से भरकर एक यूट्यूबर व्लॉगर जो है, फैमिली व्लॉगर खास तौर पे, ये केसेस के जद में आ रहे हैं, इसका क्या मसला आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि पहले जो 2 दफ़ा गिरफ्तारी हुई है ना, वो उनकी तयशुदा गिरफ्तारियां थी। जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनके साथ, अच्छा, वो प्लांटेड गिरफ्तारियां थी। और यानी कि आपके कहने का मतलब है कि डकी भाई को ये पता था कि उन्होंने गिरफ्तार होना है और उन्होंने तो गिरफ्तारियां सेटल की हुई थी। अच्छा, इसके मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ इस बात को। मेरे हो पास ज़राया हैं जिनसे मुझे इतलात हैं। वो तो शोहरत लेने वाला चक्कर था। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनका नाम बाकायदा तौर पे एग्जिट लिस्ट में पड़ा हुआ था और इनको इल्म ही नहीं था कि इनके साथ होने क्या वाला है। एक तो पहले मैं दफात बताता चला जाऊं कि जो इनके ऊपर लगी हैं पीका एक्ट के मुताबिक, जो बहुत डेंजरस दफात हैं। डेंजरस दफात यानी कि वो ऐसी दफात हैं कि उन पे बेल हो सके। देखिए, पीका एक्ट इटसेल्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, इसकी जो डेफिनेशन है, जिसके ऊपर लगता है उसने वो क्राइम किया है जिसकी बेल कबलस वक्त नहीं होती या आप पोस्ट अरेस्ट में बेल नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें 13 और 14 दफात लगी हैं। दफात का मतलब है 13 और 14, ये दफात हैं। 13 भी दफा है, 14 भी दफा है और 25 भी दफा है और 26 भी दफा है। ठीक हो गया। ठीक है, ये इनके साइबर क्राइम विंग के, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अपने रूल्स होते हैं, अपने कवानीन होते हैं। ये उसके मुताबिक इंटरनेशनल तौर के ऊपर ये लगाई जाती हैं दफात। ठीक हो गया। ये दफात लगाई ही उस सूरत में जाती हैं कि मुल्ज़म अगर कहीं बेल भी करवा लेता तो शहर से, मुल्क से बाहर वो ना जा सके। आपके जो फौजदारी मुकदमात होते हैं, जो CRPC के तहत मुकदमात होते हैं या PPC के तहत मुकदमात होते हैं, उसमें तो आप भाग सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, जब तक आपका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम न डाला जाए। लेकिन ये जब दफात लग जाती हैं तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डल जाता है। इवन कि ये डालने का इरादा भी हो अगर इदारे का और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हो एजेंसी की, तो तब भी ये ऑटोमेटिकली फॉल हो जाता है कि वो मुझसे बात नहीं सकता। आप सुन लेना, बात सुन लें ताकि आपकी बात का जवाब मैं मुकम्मल दे दूं। जी सर। ये क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा, मैंने मैंने आपको पहले भी आपके एक इंटरव्यू में कहा था, एक प्रोग्राम में, कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं बाकायदा तौर के ऊपर। अब ये यहाँ पे साबित हो रहा है। ये जनाब कमारबाजी के केस में पकड़े गए हैं। कमारबाजी किसको कहते हैं? जुआ।
जुए को कहते हैं ना। जी, और जी। जुआ कभी किसी का हुआ है? ठीक है सर, बहुत से लोगों को, लेकिन ये हाईलाइट हुए हैं। हाँ, ये कौन सा जुआ है? ये वो वाला जुआ नहीं है जो गड़ा होता था या पर्ची निकलती थी या कम सही है, ये वो नहीं है। ये सॉफ्टवेयर चलाता था जुए के। अच्छा। ये उनकी सरपरस्ती करता था। और आपको मैं एक आपके ही इस प्रोग्राम में इतला दे दूं कि जनाब फेक और 2 नंबर कॉल सेंटरों की भी सरपरस्ती करते थे। ये यूट्यूबर होते हुए आपको लगता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये कॉल सेंटर्स भी चलाएंगे, जुए भी खेलेंगे, तो यूट्यूब से इतने पैसे कमा लेते हैं? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नदीम नानी वाला जो आप उसकी जितनी मर्जी बदतरीफियाँ कर लें, वो कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड चीज़ों को इतना बारीक बीनी से समझता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। ट्रेड को बहुत आला समझता है। लेकिन फिर भी उसने उसके हक में वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, कल रात को वीडियो चल रही है उसकी। भाई वो तो इनका एक है ना, कभी एका हो जाता है, कभी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कभी नफरतें हो जाती हैं, कभी मोहब्बतें हो जाती हैं, और ये जिंदगी का मामला तो जिंदगी है। नदीम नानी वाले के ऊपर कभी जिंदगी में ऐसा इल्जाम लगा है, मैंने उसके खिलाफ भी प्रोग्राम किए हैं। कभी जुए का इल्जाम लगा है, कभी कोई इस तरह का लगा है। उसके जब भी इल्जाम लगते हैं उसके लड़ाई फटे के लगते हैं। हाँ, बिल्कुल वो लोगों को कोटवा ठुआ के फेंटी फुंटी लगवा के आराम से बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात तो मानते हैं ना। जी, जी। उसका कैरियर लंदन से शुरू हुआ था, जब उनके वालिद गिरामी को कत्ल किया गया, उनको मार दिया गया। वो केसेस वगैरह सारे संभाल के लंदन गया, वहाँ जाके उसने मेहनत मुशक्कत की, वहाँ पे उसने ट्रेड का काम, कॉमर्स का काम शुरू किया। ठीक हो गया। उससे उसने तरक्की हासिल की। इसी तरीके से आपके मैं गोश गुजार कर दूं कि आपके जो मोहतरम डकी भाई हैं, ये बजाते खुद आईटी बड़े स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के। अच्छा। आपको याद होगा डकी ने, नदीम नानी वाले ने और रजब भट्ट ने एक प्लेटफॉर्म चलाने की कोशिश की थी, जिसे फर्क खोकर ने बंद करवाया था। बिल्कुल ऐसे ही है। याद आ गया आपको? जी, बिल्कुल। अब ये उसी तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कॉल सेंटर होते हैं। वहां पर भी आप झूठी मसनूई किस्म की लोगों से पैसे मंगवा के सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। ओरिजिनल कॉल सेंटर भी हैं जो कर भी रहे होते हैं। करना क्या होता है, आपने वेबसाइट किसी की बनवा देनी होती है, किसी का कोई यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हो रहा, वो करवा देना होता है, किसी को आपने व्यूज लेके दे देने होते हैं बूस्ट लगा के, किसी को आपने सब्सक्राइबर बढ़वा देने होते हैं, किसी को आपने जिसे डेवलपर हैं वो प्रोवाइड कर देने होते हैं। आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन कॉल सेंटर्स और ये ट्रेडिंग, ये डकी भाई के अलावा और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आधा पाकिस्तान किस तरीके से करने हैं डिपेंड्स ये है कि करते किस तरीके से हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये 2 नंबर तरीके से करते थे। दूसरा, जो जुए के सॉफ्टवेयर चलते थे जिनके ऊपर पैसा लगाया जाता था, उनमें जनाब सरदारे सॉफ्टवेयर निकले। अच्छा, तो अब इनको एयरपोर्ट से उठा लिया गया। इनको उठा लिया गया। ठीक है, अब ये बताएं कि इसकी क्या सजा होगी? देखिए, ये पाकिस्तान है। बात तो बड़ी बुरी लगेगी अफसरों को, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन दुख ये है कि ये मुशाहिदा यही बताता है कि ये ले दे के मामला ख़त्म हो जाएगा। उनको सारे मामला रजब भट्ट के आप देख लें। हाँ, आप इसके पुराने केसेस देख लें। के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने उसके कितने एंगेज प्रोग्राम किए हैं। उसका कोई ऐसा क्राइम है ही नहीं कि उसको सजा मिली जाए। हाँ, ऐसे ही। ये भी बात एक हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो रजब भट्ट एक एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, आप उसको डकी के साथ कंपेयर ना करें। लेकिन डकी उससे पहले काम कर रहा है। लेकिन डकी वहां तक नहीं गया जहां तक रजब भट्ट पहुंच गया। आप इस बात को माने। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात, की हद तक वहां तक चला गया। ठीक है ना जी, हमारी कोई जाती दुश्मनी तो किसी से है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम एक सब तजिया कर रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का धंधा करते हैं। ये आज नहीं तो कल ये बात साबित होनी है, और इसमें बाकायदा पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। इसमें बाकायदा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। इसके ऊपर प्रूफ है। और यार, एक 2 कोडी का 3rd क्लास किस्म का, एक गंदी जबान बोलने वाला, लड़कियां नचवाने वाला, माँ बहन की गंदी गालियां निकलवाने वाला अनसर जट, जिसका नाम पतलू है, वो कहता है कि मैं जो चैनल बना रहा हूँ वो इतने लंबे बूटों वाले चैनल बना के दे रहे हैं मुझे। वो डायरेक्ट इल्जाम फौज के ऊपर लगा रहा है। मेरे पास क्लिप मौजूद है। अगर आप उसे ये बात पूछेंगे तो मुकर जाएगा, मेरे पास क्लिप मौजूद है। ऐसे तो बहुत से लोग होंगे, वो अब मुकर जाएगा।
मेरे पास क्लिप मौजूद है और उसने एक बहुत बड़े मुदब्बर न्यूज़ कास्टर जिन्होंने आजकल पॉडकास्ट करना शुरू किया उनको ये बाकायदा बयान दिया है। आपने उस न्यूज़ कास्टर जिसने वो सारा प्रोग्राम किया है, आपने उस प्रोग्राम के बाद उसकी वीडियोस देखी है? हाँ देखिए। क्या है उन वीडियोस में? क्या है उसमें? जो वो एडिटेड वीडियोस उनके सामने ही हैं, आपकी नज़रों से वो नहीं गुजरी? नहीं, एडिटेड वीडियो नहीं है वो देखें सारी एडिटेड नहीं है, वो तो कोई मुकम्मल सवाल हुआ है, हमें नजर आ जाता है कि एडिटिंग कहाँ पे है। नहीं सर, आपने वो वीडियोस नहीं देखी जो एंकर की से एडिट हुई है? एंकर की वजह? हाँ, एंकर की एडिट हुई हैं जो पतलू साहब ने या पतलू के एडिटर्स ने एडिट करके, मैं हाँ, ये तो वो की है उसके ऊपर वो साइबर क्राइम में भी जा रहा है, आपको पता है इस बात का? अच्छा, वो साइबर क्राइम में भी जा रहा है। हम बात पे आ जाते हैं वापस। डकी जो है इन सब का इन कामों में मास्टर है, लेकिन वो उस्ताद है। लेकिन वो कहने के मतलब ये कि लोग इसके पास एक टीम बैठी होती थी। लोगों का कहना ये है कि इसने 12 करोड़ का घर बनाया, वहाँ इनवाइट किया, बेचारे को नजर लग गई है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सड़कों और गलियों के ऊपर ना खाक छाना करता था। अच्छा। एक आम क्राइम रिपोर्टर था, ठीक है। और मैं बाकायदा फटों के ऊपर सो भी जाया करता था, रात की ड्यूटी होती थी, सड़क के फटों के ऊपर फुटपाथों पे भी सो जाया करता था। अच्छा। आज अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। मैं फिर ये बात मांगे दोहर कहता हूँ, किसी को शौक है तो आके देख लें, मेरे पास तो गाड़ियाँ ही बड़ी कीमती हैं, है ना जी, गाड़ी उतनी कीमती नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे नजरें लग जाएंगी। मैं तो उन लोगों में लिव करता हूँ जो मुझसे बहुत जेलस होते हैं। हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी बुरा ना मनाए, हम सब मिलके सारे मुनाफिकीन के आखिरी अबू हैं। एक दूसरे के जड़ें काटने में हमारा कोई सानी नहीं है, ये सारे इस बात को एग्री करेंगे। एक छोटे रिपोर्टर से लेके एक बड़े सहाफ़ी तक हम कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते, ये बात हकीकत है, ठीक है। लेकिन मुझे नजरें कौन सी खा गई हैं? नहीं, हम सब तो सलामत है। और मेरी बात सुने, ये कौंसलेबाजियाँ, ये रंगबाजियाँ, इतनी चौड़ी उसकी नासें हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की शक्ल पे बात करूँ। मुंह ना मथा जिन पहाड़ों लथा, वो गंदी और फिल्थी हरकतें जो नौजवान नस्ल पसंद करती है, जो अपनी लाइल्मी में, अपनी नाबालगी में हरकतें करती है, जिसके ऊपर माँ बाप उनको डांट डपट भी करते रहते हैं। जब वो डकी को देखते थे करते हुए, डकी मशहूर हो गया, ठीक है। उसने वही कंटेंट बनाया जो उनके अंदर की इंटरनल सोल थी 14 साल के बच्चों की, लड़कियों लड़कों की। और डकी की मेरी बड़ी से छोटी बेटी खुद बहुत बड़ी फैन थी, एक वक्त था। आज अल्लाह ताला ने उसे बसीरत दे दी है, उसको अकल दे दी है, आज उसको शौर दे दिया, तो वो नहीं इन चीज़ों को देखती। तो जो जिनको शौर नहीं है, जिनकी उम्र ही बड़ी छोटी है, वो इन लोगों से मुतासर है। दरअसल ये रियासती और डिजिटल और ये हीरा मंडियों के एक बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द सारे। इनके गिर्द मेरी इत्तलात के मुताबिक बड़ा खतरनाक घेरा तंग हो गया हुआ है। ये आपको पता है, हमारे चैनल के अंदर भी एक ऐसा एंकर हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, वो रजब भट्ट के हक में ही रिपोर्ट करते हैं, आप जानती हैं ये बात। वो करते हैं, ठीक है, उनका स्वाब दीजिए, हमने उनको कहा है कि करें, जो आपको सही लगता है वो करें, करते हैं। लेकिन मैं सब जो हक में कर रहे हैं, जो प्लंटेड हक में कर रहे हैं, मैं उनको ये नवीद सुना देना चाहता हूँ कि रजब भट्ट साहब भी गिरफ्तार होने वाले हैं फिर से। हाँ जी, नहीं वो पहले केड़े गिरफ्तार हुए सन, वो भी गिरफ्तार होने वाले हैं। और वो किस केस में गिरफ्तार होने वाले हैं, वो क्या मामला बनेगा, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इत्तलात मेरे पास मुसद्दका है कि घेरा उनके खिलाफ भी तंग हो रहा है। अच्छा। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं मोमना, डकी की इस गिरफ्तारी के ऊपर, कि ये डिजिटल दहशतगर्दों के ऊपर, डिजिटल दलालों के ऊपर एक बारिश का पहला कतरा है। यहाँ तक लोगों ने सुर्खियां लगाई हैं। अच्छा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये हमारी नौजवान नस्ल की जड़ों को किस अंदरूनी खाना नौजवान नस्ल तो इसकी वीडियोस देख कर उन्होंने भी तो ट्रेड शुरू की थी इसके पीछे, पता नहीं कितने लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ था। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके प्रोग्राम की विसादत से, अगर मैंने कोई जालसाजी की है और उसको मैंने कमर्शियल किया है किसी पेज के ऊपर, उसको देखने वाला भी मुजरम है। अब सुन ले, ये बाय साइबर क्राइम लॉज, उसको देखने वाला भी मुजरम है, उसको लाइक करने वाला भी मुजरम है, उसके ऊपर कमेंट करने वाला भी मुजरम है, वो मुल्ज़म है, उसको शेयर करने वाला बहुत बड़ा मुल्ज़म है।
उसको स्टेटस के तौर पे अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाने वाला मुल्ज़म है। ओहो, आप क्या बात कर रही हैं? जो काम कर रहे हैं वो मुल्ज़म नहीं होंगे? बिल्कुल उनकी ऐसी की तैसी फिर जानी है। फिर तो सर हमें हमारे पाकिस्तान की जो लॉज उनको चाहिए कि एक एक बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है डकी समेत सबको लेकर आए, सबको पकड़े। इसमें इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है कि वो सारे रैकेट में जाते हैं। कोई 10,000 में फारग हो जाता है, कोई 15,000 में फारग हो जाता है, कोई 20,000 में फारग हो जाता है उसकी बिसात के मुताबिक, कोई 2 लाख में फारग हो जाता है, कोई 5 लाख में फारग हो जाता है। चलिए आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं बता देता हूँ, नवाकोट थाना था और मैं किसी निजी अखबार में काम किया करता था। और ये सुनने के लायक बात है, इसको बात को सुनिएगा। ये मेरी आज से 15 साल 20 साल पुरानी बात है, ठीक है। एक आदमी ने जुर्म किया और वो पकड़ा गया जुर्म करने के फौरन बाद भागते हुए, और पुलिस को नहीं था पता इसने क्या जुर्म किया। अच्छा। पुलिस उसे थाने में उठा के ले आई, वहाँ पे डीएसपी साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे बात हुई कि जनाब एनओसी लाए या बंदा दौड़िया सानू वेख के, उन्होंने 2-3 लिटर पे उन्हें दसिया मैं जुर्म किया, मैंने जुर्म का नहीं पता, ठीक है। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने ये अपनी आंखों से देखा। उसके पास कैश था बहुत बड़ी अमाउंट में। अच्छा। उन्हें क्या मैं कीता है, मैंने कैश सारा रख लो, मैंने जान दे, सारा रख लो, मैंने जान। वहां पे रिहर्सल कराई गई कि तुम्हें कल को पूछे कि तुम थाने पकड़े गए थे, क्यों छूटे, तो तुम बताना कि इस तरह तुम हमें देख के घबरा गए थे, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और तुम घबरा गए थे, हम तुम्हें थाने में ले गए थे, वहां जाके हमने चेक किया, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम्हें छोड़ दिया गया। ये रिहर्सल कराई गई। अच्छा। और वो पैसा खुर्द बुर्द हो गया। चले आज वो थानों के निज़ाम नहीं है, मानते हैं बड़ा चेंज हो गया, डॉक्टर आईजी उस्मान अनवर ने सब कुछ चेंज कर दिया है, वर्दियां चेंज कर दी हैं, थाने चेंज कर दिए हैं, लेकिन पुलिस अफसर अभी भी बहुत सारे वही हैं। सर जाते जाते हमारे देखने और सुनने वाले को, और खास तौर पर डकी भाई को आप कोई पैगाम देना चाहें? डकी भाई को मैं इतना ही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें बेटा, हमारी कोई आपसे क्या दुश्मनी होनी है, आप भी हमारी इसी नौजवान नस्ल का हिस्सा है। वैसे तो आपकी उम्र कोई 31-32 साल है, लेकिन फिर भी आप हमसे छोटे हैं। यार ये जो बेरा रवि की जानिब आपने एक कदम उठा दिया है नस्लों को चलाने का, आप इस गिरफ्तारी को एक अपनी सज़ा समझते हुए इससे एक खूबसूरत सबक हासिल कीजिए। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात होती है, आप वक्त के ऊपर कोई चीज़ ख़रीद लें, जो चीज़ दिल चाहे खा लें, और जो गाड़ी अपडेट करना चाहें वो अपडेट कर लें, या घर में कोई अगर कोई मेंटेनेंस करवाना चाहें वो करवा लें, या 4 दोस्तों को बुला के उनके साथ कोई डिनर करना चाहें कर लें। इतनी अमारत काफ़ी होती है, और इसके ऊपर रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपनी ज़ात को एक स्कैंडलाइज करके या किसी भी तरीके से उस लेवल तक ले जाने की लालच को पसे पुर्द डाल दीजिए, पुश डाल दीजिए, इससे पहले कि तारीख के अंदर आपका नाम उन दज्जालों की सूरत में आए जिसको लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ यासिर शमून साहब। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।